नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम हल करेंगे यूजीसी नेट की यूनिट 9 इकाई 9 के पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें हम देखते हैं। चलिए शुरू करें। प्रश्न क्रमांक पहला है, हाउ मैनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs were adopted by the United Nations in 2015? 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य SDGs अपनाए गए थे? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 15। 8, 12, 17 और 15। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 17। कितने SDGs अपनाए गए थे? 17 थे। और कब हुआ था ये? 2015 में इसको अपनाया गया। इसको नाम दिया गया था एजेंडा 2030। इसमें 17 लक्ष्य थे और 169 उपलक्ष्य थे। ये भी हमें ध्यान देना है। ये उपलक्ष्य कितने थे? 169। परीक्षा में उपलक्ष्य भी पूछे जा सकते हैं। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 2, द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs वर टू बी अचीव्ड बाय विच ईयर? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी MDGs किस वर्ष तक प्राप्त किए जाने थे? पिछले प्रश्न में हमने देखा था SDGs, इस बार है MDGs। ऑप्शन ए है 2010 2010, ऑप्शन बी 2015 2015, ऑप्शन सी 2020 2020, ऑप्शन डी 2025 2025। सेकंड का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2015। कब तक लक्ष्य प्राप्त करने थे MDGs के? 2015 के। और इसको कब अपनाया गया था? 2000 में अपनाया गया था। और इसका लक्ष्य रखा था 2015, लेकिन इसको पूरा करने के पहले क्या आ गया था? SDG शुरू हो गए थे। इनका लक्ष्य कहाँ तक रखा गया था? 2030 तक। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3, विच SDG गोल फोकसेस ऑन लाइफ बिलो वाटर? कौन सा SDG लक्ष्य जलीय जीवन पर केंद्रित है? ऑप्शन ए गोल 13, ऑप्शन बी गोल 14, ऑप्शन सी गोल 15, ऑप्शन डी गोल 12। तो जलीय जीवन पर ध्यान देना हमें, यानी कि लाइफ बिलो वाटर, उस पर कौन सा है? ऑप्शन बी गोल 14 इसका सही उत्तर होगा। इसमें क्या क्या आते हैं हमारे? जो महासागर हैं और समुद्री संसाधन हैं सभी का संरक्षण। महासागर और समुद्री संरक्षण ध्यान देना है। परीक्षा में इस प्रकार के गोल भी पूछा जा सकता है, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं एक बार। ठीक है। और अगर हम इसमें गोल 13 देखें ये, तो ये है जलवायु कार्रवाई का। किसके लिए? जलवायु के लिए। और गोल 15 है भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ। गोल 12 ये है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। उपभोग और उत्पादन, ऐसे याद कर लें आप। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4, इंश्योरिंग इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन इज विच SDG? समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना कौन सा SDG है? ऑप्शन ए SDG 2, ऑप्शन बी SDG 3, ऑप्शन सी SDG 4, ऑप्शन डी SDG 5। सही इसका उत्तर है ऑप्शन सी SDG 4। इसमें क्या है? ये सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर और गुणवत्ता
पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। SDG 4 में, SDG शून्य में क्या है? ज़ीरो हंगर, शून्य भूख, कोई भी भूखा ना रहे, उसके लिए SDG 2 है। SDG 3 है अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। और SDG 5 है लैंगिक समानता, लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, तो लैंगिक समानता। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट फॉर्मली डिफाइंड इन। सतत विकास की अवधारणा को पहली बार औपचारिक रूप से कहाँ परिभाषित किया गया था? ऑप्शन ए ब्रंडलैंड रिपोर्ट, ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी पेरिस एग्रीमेंट, ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो कहाँ पर परिभाषित किया गया था सतत विकास की परिभाषा को सबसे पहले? सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रंडलैंड रिपोर्ट। ब्रंडलैंड रिपोर्ट में परिभाषित किया गया था। और जो क्योटो और पेरिस हैं ये कहाँ के हैं? जलवायु के हैं, ये दोनों जलवायु समझौते हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है? ध्यान देना है, वायु प्रदूषक तो सभी होते हैं, लेकिन प्राथमिक पूछ रहा है वो प्राइमरी, कन्फ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन ए ओजोन O3, बी है पैन PAN, सी सल्फर डाइऑक्साइड SO2, डी है स्मोग। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर बताना है हमें। इसका फुल फॉर्म बताइए आप कमेंट में, क्या है? प्रॉक्सी से स्टार्ट होता है, पढ़ा होगा आपने, बताइए ये। तो हम देखें इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या है? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। जो ओजोन, पैन, स्मोग ये सब कौन से हैं? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट हैं, यानी द्वितीयक प्रदूषक हैं। प्राइमरी कौन होते हैं? जो खुद से नुकसान पहुंचाते हैं। द्वितीयक कौन होते हैं? जो किसी जैसे कि दूसरी चीज़ की सहायता लेके, जैसे कि सनलाइट है इसकी, या अन्य दूसरी चीज़ की सहायता से जो नुकसान पहुंचाते हैं वायु को, वो सेकेंडरी में आते हैं। ठीक है, ओजोन, पैन, स्मोग ये सब सेकेंडरी में आते हैं, क्योंकि ये कैसे बनते हैं? वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रिया से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली कॉज्ड बाय विच गैस। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी आर्गन। इसका सही उत्तर क्या होगा ग्रीन हाउस गैस का? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि जो CO2 है सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या करती है? वातावरण की गर्मी को रोक देती है, इसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न क्रमांक 8। मिनामाता डिसीज या मिनीमाता डिसीज वॉज कॉज्ड बाय द कंजप्शन ऑफ फिश कंटेमिनेटेड वेद। मिनामाता रोग किसके द्वारा दूषित मछली के सेवन से हुआ था? ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी मर्क्यूरी यानी पारा, ऑप्शन सी कैडमियम, ऑप्शन डी आर्सेनिक। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी यानी मर्क्यूरी। आगे देखें, इसमें मिनीमाता डिसीज में होता क्या, ये भी ध्यान देना है हमें, कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तंत्र का तंत्र, ठीक है, वो प्रभावित होता है। सबसे पहले कहाँ देखा गया था अगर ये पूछे तो जापान में, वहाँ के लोग ज़्यादा फिश खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। द कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इज हाइएस्ट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी की वायुमंडल में किस गैस की सांद्रता सबसे अधिक है?
सबसे सरल प्रश्न है, कक्षा 5B के बच्चों के लिए है ये तो। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस की सांद्रता सबसे अधिक होती है? हमें सबको पता है, ऑप्शन सी नाइट्रोजन। कितना होता है नाइट्रोजन? 78%। ऑक्सीजन कितना होता है कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 10, द एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी पॉल्यूटेंट। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में कितने प्रदूषक शामिल हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है AQI, अभी आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सर्दी के समय ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें कितने पॉल्यूटेंट सूचकांक माने जाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी 8। ठीक है, कौन कौन से रहते हैं इसमें? तो PM के नाप देखते हैं इसको, तो 10 और PM 2.5, फिर NO2, SO2, CO2, NH3 और लेड। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? पिछले प्रश्न में हमने प्राइमरी पॉल्यूटेंट देखा था, अब प्रश्न है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का। ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सी है फोटोकेमिकल स्मोक, डी है फ्लाई ऐश। तो इसका सही उत्तर 11 का है ऑप्शन सी फोटोकेमिकल स्मोक। ये कैसे बनता है? ये प्राथमिक जितने भी प्रदूषक होते हैं और सूर्य के प्रकाश से, लिखा है ना फोटो यानी कि लाइट से, फोटोकेमिकल, तो सूर्य के प्रकाश से रासायनिक क्रिया करके इससे जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं उससे ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 12, यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडी इज प्राइमरली कॉज बाय एन एक्सेस ऑफ। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन मुख्य रूप से किसकी अधिकता के कारण होता है? ऑप्शन ए कार्बोनेट्स, ऑप्शन बी नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, ऑप्शन सी क्लोराइड, ऑप्शन डी सल्फेट्स। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट। ठीक है, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट, ये कौन है? दोनों पोषक तत्व हैं। नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट कौन है? ये पोषक तत्व हैं। तो पानी में इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो जो शैवाल होता है पानी में, एल्गी होती है शैवाल यानी कि एल्गी, उसकी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जब एल्गी की वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाता है? पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, O2 कम हो जाती है, एल्गी बढ़ जाती है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 13, बायोमेडिकल वेस्ट इज यूजुअली डिस्पोज्ड ऑफ यूजिंग विच मेथड। बायोमेडिकल कचरे का निपटान आमतौर पर किस विधि का उपयोग करके किया जाता है? ऑप्शन ए लैंडफिल, ऑप्शन बी इंसिनरेशन यानी कि भस्मीकरण, सी कंपोस्टिंग, डी रिसाइकलिंग। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है जो हमारे अस्पताल वगैरह इनसे निकलता है, तो उसका निपटारण कैसे करते हैं हम? इंसिनरेशन से, भस्मीकरण से, उसको जलाकर करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बहुत उच्च तापमान पर इसको जला दिया जाता है जिससे इसके जो हानिकारक जितने भी कीटाणु हैं वो सब खत्म हो जाएं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 14, द ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हाट इन ड्रिंकिंग वाटर। ब्लू बेबी सिंड्रोम पीने के पानी में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए फ्लोराइड, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी नाइट्रेट, ऑप्शन डी मर्क्यूरी। सही उत्तर है ऑप्शन सी नाइट्रेट। नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम में जो बच्चा होता है बेबी, उसका रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है, ब्लू कलर का। जो नाइट्रेट्स होता है ये क्या करता है? जो रक्त का हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, उसके साथ बंध जाता है, तो जो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता है, ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता वो कम हो जाती है। जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है
तो बॉडी हमारी नीली हो जाती है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द परमिसिबल नॉइज लिमिट इन ए साइलेंट जोन ड्यूरिंग द डे? दिन के दौरान शांत क्षेत्र में शोर की स्वीकार सीमा क्या है? ऑप्शन ए 40 डेसिबल, ऑप्शन बी 50 डेसिबल, ऑप्शन सी 75 डेसिबल, ऑप्शन डी 65 डेसिबल। हमें ध्यान देना है, साइलेंट जोन का पूछा है उसने, शांत क्षेत्र का, और कब पूछा है? दिन के दौरान। रात के दौरान अलग होता है और दिन के दौरान अलग, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 50 डेसिबल दिन के दौरान, और रात के दौरान कितनी होती है? 40 डेसिबल। शांत क्षेत्र में शोर की स्वीकार रात को कितनी है? 40 डेसिबल। लेकिन हमारे यहाँ ये सब स्वीकार कोई होता है कुछ क्या? नहीं होता है ना, आपने देखा होगा, रात को भी शोर शराबा होता रहता है, कहीं कुछ कार्रवाई नहीं होती है, और दिन को भी होती रहती है, लोग शिकायत कर नहीं पाते हैं, कर भी देंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। रीजन क्या है इसका? लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से लागू ही नहीं होते हमें यहाँ। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये है कि भले ही एक व्यक्ति हो, उसको किसी चीज़ से समस्या हो रही है, और उसके विरोध में भले ही 1000 लोग हों, ठीक है, माना कि किसी मोहल्ले में कोई कार्यक्रम चल रहा है, एक व्यक्ति है, उसे उसके शोर से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और जो 1000 लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं है कि चलो होने दो कार्यक्रम जो भी हो रहा है, कोई समस्या नहीं है लोगों को। लेकिन जब ये व्यक्ति, जो एक व्यक्ति है अकेला, कानून का सहारा लेता है, तो इसकी बात ही माननी चाहिए, इसकी बात लागू होना चाहिए कि नहीं, कि रात के 10 बजे के बाद या इतने समय के बाद आप शोर नहीं कर सकते। वो होता है सही लॉ एंड ऑर्डर। एक व्यक्ति के लिए भी अगर वो सही है तो उसी के पक्ष में फैसला होना चाहिए। लेकिन आप भारत में ऐसा देखते हैं क्या? जगह जगह नहीं होता है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन ए सोलर, ऑप्शन बी विंड, ऑप्शन सी नेचुरल गैस, ऑप्शन डी बायोमास। सही उत्तर क्या है? गैर नवीकरणीय पूछा है, नॉन रिन्यूएबल। समझ लेते हैं इसको भी। तो कौन है हमारा? नेचुरल गैस, ऑप्शन सी उसका सही उत्तर है। नवीकरणीय ऐसे स्रोत होते हैं जिनका हम उपयोग करें जो समाप्त नहीं होते हैं, और गैर नवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जिनका अगर हम उपयोग करते रहे तो एक दिन वो ख़त्म हो सकते हैं, ख़त्म हो जाएंगे। तो नवीकरणीय रिन्यूएबल ऐसे होते हैं जो ख़त्म नहीं होते हैं, जैसे कि सोलर है, सूर्य की रोशनी ख़त्म नहीं होगी, यूज करते रहे। पवन है यानी हवा, बायोमास है, ये सब बनते रहते हैं। सही उत्तर इसका क्या होगा? नेचुरल गैस। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को हम अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, जिनका क्षय नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, अक्षय, ये भी ध्यान रखना, अगर परीक्षा में इसकी जगह अक्षय लिखा आ जाए तो कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ सोलर एनर्जी? किस देश में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सबसे अधिक है? ऑप्शन ए इंडिया, बी चाइना, सी यूएसए, डी जर्मनी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, चाइना में सबसे अधिक सौर ऊर्जा की कैपेसिटी की सोलर एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 18, द मेन कंस्टिट्यूट्स ऑफ बायोगैस इज? बायोगैस का मुख्य घटक है, ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। इसमें एक कार्बन होता है, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3, इसमें 4 कार्बन। ठीक है, सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक है। कितनी होती है बायोगैस में मीथेन? लगभग 50 से 75% मीथेन होती है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, जियोथर्मल एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम? भूतापीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए विंड, ऑप्शन बी अर्थ इंटीरियर हीट, ऑप्शन सी ओशियन टाइड्स, ऑप्शन डी सोलर रेडिएशन। इसका सही उत्तर हम देखें तो जियोथर्मल एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम कहाँ से प्राप्त होती है?
क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर है बी, अर्थ इंटीरियर से हीट, जो अर्थ की भूतापीय ऊर्जा होती है वहाँ से, इसको हिंदी में कहेंगे भूतापीय ऊर्जा। ठीक है। पृथ्वी के जो भीतर गर्म आपने देखा होगा लावा रहता है या जल स्रोत रहते हैं गर्म, वहाँ से जो ऊष्मा प्राप्त होती है वही रहती है हमारी जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 20। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA भारत और किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी UK। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस और भारत के साथ मिलकर ISA की स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है ISA का कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, यानी भारत में है। ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुआ था? पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान, 2015 पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न क्रमांक 21। विच स्टेट इन इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी? भारत का कौन सा राज्य पवन ऊर्जा का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु पवन ऊर्जा का अग्रणी उत्पादक है, सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा बनती है, विंड एनर्जी। ठीक है, गुजरात भी इसकी टक्कर में भी चल रहा है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया बाय 2030? 2030 तक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए 175 गीगावाट, ऑप्शन बी 300 गीगावाट, ऑप्शन सी 500 गीगावाट, ऑप्शन डी 1000 गीगावाट। 22 का सही उत्तर क्या है? 2030 तक। कब तक है ये ध्यान रखना है, 2030 तक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 500 गीगावाट तक की क्षमता की हमें नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना है। भाई कब निर्धारित किया था भारत ने? COP 26 में। ठीक है, COP 26 में क्या बताया भारत ने कि 500 गीगावाट तक की करेंगे। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन क्रमांक 23। फोटोवोल्टिक सेल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू, फोटोवोल्टिक सेल सौर ऊर्जा को सीधे किस में परिवर्तित करते हैं? ऑप्शन ए हीट, ऑप्शन बी मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन डी केमिकल एनर्जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रिसिटी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 24। विच फ्यूल हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? किस ईंधन का कैलोरी मान सबसे अधिक है? ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी डीजल। 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। जितना अधिक कैलोरीफिक माल उतना अच्छा ईंधन माना जाता है। अगर कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है तो ईंधन की गुणवत्ता भी उतनी ही अधिक है। कोल यानी कि कोयला होता है। ठीक है, कोयला। क्वेश्चन क्रमांक 25। एलोकेक इज ए टर्म रिलेटेड टू, एलोकेक किस शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गोल्ड माइनिंग, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी सोलर सेल, ऑप्शन डी बायो फर्टिलाइजर। 25 का सही उत्तर है ऑप्शन बी यूरेनियम। ठीक है, क्या होता है जब यूरेनियम का जो अयस्क है उसका प्रसंस्करण किया जाता है, उसका निकाला जाता है, तो ये मिलता है हमें क्या? येलो केक। एक ठोस रूप में रहता है, कंसनट्रेट रूप में। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेरेस्ट्रियल नेचुरल हैजार्ड? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय प्राकृतिक खतरा है? ऑप्शन ए सुनामी, ऑप्शन बी साइक्लोन, ऑप्शन सी अर्थक्वेक, ऑप्शन डी ब्लिजर्ड। इसका देखें हम तो ध्यान देना है, स्थलीय पूछ रहा है वो कौन सा? टेरेस्ट्रियल। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी अर्थक्वेक। कहाँ पर आता है? स्थल में ही आता है। आगे चले,
सुनामी, साइक्लोन, ब्लिजर्ड, तो आप जानते हैं। सुनामी आपने नाम सुना होगा। साइक्लोन का ज़्यादातर कहाँ पर आता है? समुद्र के आसपास, समुद्र में आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बर्फीला तूफान। ठीक है, रहने दें। चलो, क्वेश्चन नंबर 27। द रिचर स्केल इज यूज टू मेजर। रिएक्टर स्केल का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ए है विंड स्पीड, बी है ओशन डेप्थ, सी है अर्थक्वेक इंटेंसिटी, डी है रेनफॉल। सही उत्तर इसका क्या है? ऑप्शन सी, अर्थक्वेक इंटेंसिटी। सभी को पता होगा ये। इसको नापने के लिए क्या यूज करते हैं हम? रिएक्टर स्केल का। क्वेश्चन नंबर आगे देखें 28। इन इंडिया द एनडी में ए इज हेडेड बाय। भारत में एनडी में एमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी होम मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी इन्वायरमेंट मिनिस्टर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर इसका सही उत्तर है। और जो राज्यों में होता है स्टेट का एसडीएमए, उसका कौन होता है? मुख्यमंत्री। आपने देखा होगा आपदा रिलीफ फंड होता है जो, उसमें ठीक है पीएम का नाम ही आता है, पीएम रिलीफ फंड। उसमें लोग पैसा दान करते हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लो ऑनसेट डिजास्टर। निम्नलिखित में से कौन सी धीमी गति से आने वाली आपदा है? ऑप्शन ए फ्लैश फ्लड, ऑप्शन बी अर्थक्वेक, ऑप्शन सी ड्रॉट यानी सूखा, ऑप्शन डी लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन कहते हैं हिंदी में। पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, आपने देखा होगा। ये भूकंप है और ये बाढ़ होती है, अचानक जो बाढ़ आती है। तो सही उत्तर का क्या होगा? ऑप्शन सी। हमें पता है जो सूखा आती है वो धीमे धीमे आती है। एक साल बारिश कम हुई, फिर अगली साल और कम हुई, तीसरी साल बिल्कुल बारिश नहीं हुई। ऐसे सूखा धीमे धीमे आता है। क्वेश्चन नंबर 30। द वर्ड सुनामी इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए चाइनीज, ऑप्शन बी जापानीज, ऑप्शन सी इंग्लिश, ऑप्शन डी फ्रेंच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जापानीज भाषा से लिया गया है। इसमें जो TSU, ठीक है, जो ये है इसका मतलब होता है बंदरगाह। समुद्र के किनारे बंदरगाह बने होते हैं, वहीं पर आती है ज़्यादातर। और नामी, ये नामी है अगला भाग। इसका मतलब होता है हमारा लहर। क्या होता है? लहर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 31। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 वाज साइन टू एड्रेस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 पर किसके समाधान के लिए हस्ताक्षर किए गए थे? ध्यान देना है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 1987, ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका है ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन बी ओजोन डिप्लीशन, ऑप्शन सी बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन डी हजारडस वेस्ट। सही उत्तर क्या है 31 का? कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किस लिए किया गया था हस्ताक्षरित? ओजोन डिप्लीशन के लिए। ठीक है, जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है उसको जो हानि पहुंचाने वाले पदार्थ हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, ठीक है, उनको क्या करना है? हमें ख़त्म करना है चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करना है। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 32। द अर्थ समिट 1992 वॉज हेल्ड इन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए क्योटो, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी रियो डी जेनेरो, ऑप्शन डी स्टॉकहोम। 32 का सही उत्तर क्या है? अर्थ समिट कब हुई थी? 1992 में, ये भी ध्यान रखना है, 1992 में हुई थी। तो कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है रियो डी जेनेरो में। ठीक है, यहाँ जो एजेंडा अपनाया गया था उसका नाम क्या था? एजेंडा 21। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 33। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वॉज पास्ड इन।
भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 2002। 1972, 1981, 1986 या 2002? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ध्यान रखना है। किसके बाद किया गया था ऐसे याद रखें आप, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, 1984। इसके बाद इसको लागू किया गया था। 1972 में क्या था हमारा, वन्य जीव संरक्षण कानून हुआ था, वन्य जीव संरक्षण का। ठीक है, 1981 में हुआ था वायु प्रदूषण का। देखिए यहीं पर कितने सारे प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 34, क्योटो प्रोटोकॉल इज प्राइमरली कंसर्न विद, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ये अलग है, ध्यान रखें। ऑप्शन बी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स, वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि का संरक्षण करना, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि, ठीक है, न्यूक्लियर सेफ्टी और फॉरेस्ट। तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 34, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस है उनको हमें कम करना है, ख़ासतौर से कहाँ पर, जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज ही हैं, विकसित देशों में। ठीक है, एक्चुअली क्या है, जो विकासशील देश हैं वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है, हालांकि माना कि यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है ज़्यादा, लेकिन जो विकसित देश हैं इनकी जनसंख्या कम है, पॉपुलेशन कम है, फिर भी जो औसत पर व्यक्ति औसत देखा जाए तो जो विकासशील देशों के लोग हैं इनसे कई गुना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस को रिलीज़ करते हैं। क्यों? भले वो अमेरिका हो या और जो भी विकसित देश हो, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा क्या यूज करते हैं, विकसित तो हैं, पैसे की कमी नहीं है तो एसीज का यूज है ना, कार का यूज, वाहनों का यूज जगह जगह, ठीक है, वॉशिंग मशीन्स है, कपड़े सुखाने के लिए वो धूप का यूज नहीं करते हैं, आप देखना वो ड्रायर होते हैं उसमें ही कपड़े सुखाते हैं। तो वहाँ पर व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस रिलीज बहुत ज़्यादा होती है, कहाँ पर, विकसित देशों में। क्वेश्चन नंबर 35, द फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट 1972 वॉज हेल्ड एट, मानव पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी स्टॉकहोम, ऑप्शन सी नैरोबी, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। ठीक है, ये शहरों के नाम हैं। तो कब हुआ था? सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी स्टॉकहोम। ठीक है, आपको अब ये बताना है कि जो स्टॉकहोम शहर है, ठीक है, किस देश में है, ये कमेंट में लिख के बताएं। तो पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ था ये भी ध्यान रखना है, अगर वर्ष पूछे तो 1972 में। आगे चले, और हाँ, इसी सम्मेलन के बाद कब, 5 जून को क्या मनाते हैं हम, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, सबको पता होगा, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 36, अंडर द पेरिस एग्रीमेंट नेशंस एम टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू, पेरिस समझौते के तहत देशों का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करना है। ऑप्शन ए 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस, बी 3 डिग्री सेल्सियस, सी 5 डिग्री सेल्सियस, डी 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो सही उत्तर इसका क्या है, ऑप्शन ए 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2.0 डिग्री सेल्सियस हमें क्या करना है, टेम्परेचर को कम करना है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 37, द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC हैज़ हाउ मैनी मिशंस,
जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में कितने मिशन हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। 37 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 8। ठीक है, NAPCC का भी फुल फॉर्म पूछिए तो आपको ध्यान रखना है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसमें मिशन ऐसे हैं जैसे कि सौर मिशन है, नेशनल सौर मिशन है ना, नेशनल वाटर मिशन, हरित भारत मिशन, ये सब ऐसे 8 मिशन हैं। क्वेश्चन नंबर 38, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ। रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए टाइगर्स, ऑप्शन बी वेटलैंड, ऑप्शन सी फॉरेस्ट, ऑप्शन डी कोरल्स। अभी हम पढ़ चुके थे इसको, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि के संरक्षण से। रामसर कन्वेंशन। रामसर शहर कहाँ पर है आपको पता है? ईरान में। कौन से देश में है? ईरान में, यानी कि ईरान में ये कन्वेंशन हुआ था। और कब हुआ था? 1971 में। ये भी ध्यान देना, 1971 में। और इसमें क्या बताया गया था कि जो जितनी भी दलदली भूमि है और झील है, इन सभी के लिए संरक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 39, विच प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। कौन सा प्रोटोकॉल पहुंच और लाभ साझाकरण से जुड़ा है? ऑप्शन ए नगोया प्रोटोकॉल, बी है कार्टागेना प्रोटोकॉल, सी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, डी है क्योटो प्रोटोकॉल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नगोया प्रोटोकॉल। इसमें क्या बताया गया था कि जो जैविक संसाधन है उनका हमें उपयोग करना है और उनसे होने वाले लाभ हैं उनका उपयोग हम कैसे करें? उचित बंटवारे पर। जो शेयरिंग है वो कैसी हो? सही तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जो नेचुरल रिसोर्सेज उनका ज़्यादा उपयोग कर रहा है और कुछ लोग कम कर पा रहे हैं। ये जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल है ये किससे है? ये बायो सेफ्टी से है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, बायो सेफ्टी यानी कि जैव सुरक्षा से। क्वेश्चन नंबर 40, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए जून 5, ऑप्शन बी अप्रैल 22, ऑप्शन सी मई 22, ऑप्शन डी सितंबर 16। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि बायोडाइवर्सिटी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर इसका ऑप्शन सी मई 22 यानी कि 22 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखना है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस ध्यान देना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। ठीक है, 22 मई को ये हमारा है। आगे चलें। हाँ, 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को, 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 41, ओशन एसिडिफिकेशन इज मेनली कॉज्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ। महासागरों का अम्लीकरण मुख्य रूप से किसके अवशोषण के कारण होता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन डी ओजोन। महासागरों का जो अम्लीकरण है वो किसकी वजह से होता है? 42 का सही उत्तर है, सॉरी 41 का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। जब जो हमारे महासागर सागर ये सब हैं, जब CO2 का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर लेते हैं तो पानी में कौन सा एसिड बढ़ जाता है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल बढ़ जाता है। इसके कारण जो पानी का pH है वो क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है। आपने देखा होगा जो अम्लीय चीज़ होती हैं, अम्लीय चीज़, ठीक है, तो अगर इसका उनका pH कैसा होता है? कम रहता है। और क्षारीय होती है, उनका pH बढ़ता जाता है। आगे देखें हम, तो pH अगर कम हो गया तो जो रहने वाले जीव हैं, वनस्पति हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 42,
द कार्बन क्रेडिट कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट फ्रॉम। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए अर्थ समिट, ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी पेरिस एग्रीमेंट। तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई? क्योटो प्रोटोकॉल से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलें। इसकी जो शुरुआत हुई थी उसके लिए क्या माना गया था? स्वच्छ विकास तंत्र CDM, इसी के तहत, ठीक है, CDM के तहत इसकी अवधारणा शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी वाटर वेपर। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी आर्गन। सभी जानते हैं हम। आपने उत्कृष्ट गैस पढ़ा होगा, ठीक है, उन सभी के नाम बताइए। नोबल गैस भी कहते हैं इनको, कमेंट में। आगे क्वेश्चन नंबर 44, फ्लाई एश इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ। फ्लाई एश किसका उपउत्पाद है? एश का मतलब क्या होता है? राख, पढ़ा होगा आपने, राख को एश कहते हैं। ऑप्शन ए सोलर प्लांट्स, ऑप्शन बी थर्मल पावर प्लांट्स, ऑप्शन सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियर प्लांट। ये है सौर ऊर्जा जो बनती है, वो प्लांट होते हैं सौर ऊर्जा वाले। थर्मल पावर यानी कि जो जहाँ पर कोयला या तापीय ऊर्जा कहते हैं, कोयला से लाइट बनती है, वो हैं। और ये वो हैं जहाँ पर पानी से लाइट बनती है, जल से। और ये न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर तो आपको पता ही है, नाभ की ऊर्जा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी थर्मल पावर प्लांट्स। जब कोयला जलाया जाता है तो बहुत बारीक राख उड़ती है, महीन राख, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लाई एश कहते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट्स का बाई प्रोडक्ट है क्या? फ्लाई एश। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs आर वाइडली यूज्ड इन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक रूप से उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए सोलर पैनल्स, ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी वाटर प्यूरिफायर। तो जितने भी शीतलक होते हैं, कौन? शीतलक या कूलेंट, ठीक है, ठंडे करने वाले होते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर AC है, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर है हमारा, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ये सब क्या करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है इसमें। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी। यहाँ पर AC होता तो वो भी सही उत्तर होता। क्वेश्चन नंबर 46, द चिपको मूवमेंट वाज प्राइमरली फोकस्ड ऑन। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ऑप्शन सी वाइल्ड लाइफ, ऑप्शन डी सॉइल। तो चिपको आंदोलन हमें पता है किससे था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। ऑप्शन बी, ठीक है, सही उत्तर है। चिपको आंदोलन में आपने नाम सुना होगा, अमृता बिश्नोई, नाम पूछे, ठीक है। एक और नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 47, परऑक्सीटिल नाइट्रेट, पहले नाम आया था PAN इज ए कंपोनेंट ऑफ। परऑक्सीटिल नाइट्रेट किसका घटक है? एसिटिल, ठीक है। ऑप्शन ए एसिड्रेन, ऑप्शन बी फोटोकेमिकल स्मोक, ऑप्शन सी यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन डी ओजोन होल। सही उत्तर इसका क्या है? ऑप्शन बी फोटोकेमिकल स्मोक। और इसको हम क्या कहते हैं? पेन को सेकेंडरी पॉल्यूटेंट माना जाता है, द्वितीयक प्रदूषक। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इटाई डिसीज। निम्नलिखित में से कौन इटाई रोग का कारण बनता है? ऑप्शन ए मर्क्यूरी, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी कैडमियम, ऑप्शन डी कॉपर। 48 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी कैडमियम। कैडमियम के कारण क्या होता है कि इटाई रोग होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी हड्डियां हैं, ठीक है, हड्डियां और गुर्दे,
दोनों को नुकसान होता है इटाई में। और मिनीमाता हमने पढ़ा था मरकरी पारा से होता है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 49, इन विच लेयर ऑफ एटमोसफियर इज द गुड ओजोन फाउंड? वायुमंडल की किस परत में अच्छी ओजोन परत पाई जाती है? ठीक है, गुड ओजोन। ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन सी मीजोस्फेयर, ऑप्शन डी थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को हम क्षोभमंडल कहते हैं, इसको स्ट्रेटोस्फेयर को शायद समताप मंडल कहते हैं, हाँ, इसको मध्यमंडल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा 49 का? कहाँ होती है? बी, स्ट्रेटोस्फेयर में गुड ओजोन रहती है। ध्यान रखना है शब्दों पे, गुड ओजोन। बैड ओजोन भी होती है। कौन सी? बैड ओजोन, वो कहाँ पर पाई जाती है? क्षोभमंडल में पाई जाती है। क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर वो कैसा काम करती है? प्रदूषक के रूप में काम करती है। क्वेश्चन नंबर 50 आखिरी प्रश्न, द फर्स्ट ग्रीन स्टेट ऑर्गेनिक ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इज? भारत का पहला हरित राज्य, जैविक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। सबको पता होगा सिक्किम, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हमारा भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य माना जाता है और उसको कब घोषित किया गया था? 2016 में। ठीक है, जैविक खेती पूर्ण रूप से इसमें अपनाई जाती है, ये भी ध्यान देना है। तो ठीक है, 50 प्रश्न ये हो गए हमारे।